Hello guys, welcome back to my channel Magical Studies. So now today we will start a new chapter, an empire across 3 continents. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक एम्पायर जो मतलब एक 3 कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस बना हुआ है। तो इस एम्पायर का नाम है रोमन एम्पायर और जो 3 कॉन्टिनेंट्स है वो है यूरोप, एशिया, अफ्रीका. The Roman Empire covered a vast stretch of territory that include most of the Europe as we know it today and a large part of fertile Crescent and North Africa. तो मतलब जो ये रोमन एम्पायर है मतलब ये बहुत बड़ी वास्ट टेरिटरी है, बहुत बड़ा एरिया है रोमन एम्पायर का, जो इंक्लूड करता है इसमें मतलब यूरोप आता है जिसको हम आज यूरोप कहते हैं, वो वाला एरिया आता है. जो फर्टाइल पार्ट है क्रिस्टाइल एंड नॉर्थ अफ्रीका वो आता है इसके अंडर. In this chapter we shall look at the way this empire was organized. और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मतलब ये कैसा एम्पायर है, कैसे ऑर्गेनाइज था. इसकी पॉलिटिकल फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बारे में करेंगे, और जो पीपल थे उस टाइम पे वो कैसे डिवाइडेड थे उसके बारे में हम करेंगे स्टडी. You will see that the empire embraced a wealth of local culture and language that women had मतलब उस टाइम पे क्या थी, जो वुमेन के पास क्या थी, एक stronger legal position थी, and then they do in many countries today, but also that much of economic was run on slave labor. पर जो इकोनॉमी थी वो रन कर रही थी मतलब उधर slave labor थी, denying freedom to substantial number of person. From the 5th century on, the empire fell apart in the west but remained intact and exceptionally prosperous in eastern half. तो जो ये एम्पायर है ये 5th सेंचुरी में ये एम्पायर क्या करने लगा था, गिरने लगा था वेस्ट में, बट जो एक्सेप्शन क्या है ये ईस्टर्न हाफ में प्रॉस्परस था. The caliphate which you will read about in the next chapter built on this prosperity. और जो कैलिफेट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो मतलब जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो किस पे बिल्ड है, वो प्रोस्पैरिटी एंड इनहेरिटेड इट्स अर्बन रिलीजियस ट्रेडिशन. और वो मतलब प्रोस्पैरिटी और जो उसने इनहेरिट करे अर्बन और रिलीजियस ट्रेडिशन उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. रोमन हिस्टोरियंस हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेज. और हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के. उनको कैसे पता चला इस एम्पायर के बारे में, थ्रू टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड मटेरियल रिमेन्स से उनको पता चला. जो टेक्सचुअल सोर्सेज थे वो इंक्लूड करते थे हिस्ट्रीज जो मतलब कंटेम्प्रेरीज ने लिखी थी, जो कि क्या वर यूजुअली अनंस. वो क्या थी, वो किस पे लिखी थी, अनंस पे लिखी थी. वो क्या होते हैं अनंस, वो कंस्ट्रक्ट होते थे ईयर बाय ईयर बेसिस पे कंस्ट्रक्ट होते थे, वो नरेटिव होते थे. लेटर, स्पीचेस, सर्मन्स, लॉज एंड सो ऑन. डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इंक्लूड मेनली स्क्रिप्चर्स एंड पेपरीज. तो मतलब अगर हम डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की बात करें तो वो मतलब उसमें क्या थे, इंस्क्रिप्शन थे और पेपरी थी. इंस्क्रिप्शन वर यूजुअली कट ऑन अ स्टोन. मतलब अगर कोई इंस्क्रिप्शन लिखनी होती है तो उसमें क्या करते थे वो अर्लियर टाइम के पीपल्स, वो एक स्टोन पे लिख देते थे, जो कि आज भी जो लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन है उन्होंने सर्वाइव करा है इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में. जो पेपरस थे वो क्या थे, वॉज अ रीड लाइक प्लांट. वो एक रीड लाइक प्लांट था, एक प्लांट था बेसिकली, जो कि कहाँ ग्रो होता था, वो ग्रो होता था बैंक्स ऑफ रिवर नाइल जो इजिप्ट में है, एंड वॉज प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ राइटिंग मटीरियल. और उसको प्रोसेस करके क्या बनता था, एक राइटिंग मटीरियल बनता था. दैट वॉज वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ, जो कि मतलब एवरीडे लाइफ में यूज़ होती थी वो चीज़. Thousands of papyrs have been published by the scholars who are called papyrologists. मतलब जो बहुत सारे जो papyrs थे 1000 वो पब्लिश कौन करते थे, स्कॉलर करते थे, और जो स्कॉलर्स को पब्लिश करते थे उसको कहते थे papyrologist. Material remains include a very large material remains include a very wild instrument of items that mainly archaeologists discovers. मतलब बहुत सारे मटेरियल रिमेन्स थे, जैसे कि एग्जांपल दें तो हम थ्रू एक्सकार्वेशन ऑफ फील्ड सर्वे से हमें पता चला ये. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, या फिर स्ट्रक्चर्स हो गए, पोइट्री हो गई, कॉइन्स हो गए, और लैंडस्केप हो गए, एंटायर लैंडस्केप जिसको हमने मतलब एरियल फोटोग्राफी से हमने इसको फाइंड आउट करा, उसको हमने देखा.
ईच ऑफ दीज सोर्सेज कैन ओनली टेल अस जस्ट सो मच अबाउट द पास्ट, और ये सोर्सेज हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। एंड जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमें मतलब एक फ्रूटफुल सी एक्सरसाइज मिलती है कि क्या था उस टाइम पे, या हमें वो सोर्सेज पता चलता है जिससे हमें पता चलता है उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी। बट हाउ वेल दिस हैज़ बीन डन डिपेंड्स ऑन द हिस्टोरियन स्किल्स। टू पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द यूरोप, मतलब जो दो पावरफुल एम्पायर थे जिन्होंने मतलब ज़्यादातर एरिया यूरोप का रूल कर रखा था। नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट का उन्होंने रूल कर रखा था, जो दो पावरफुल एम्पायर्स थे। इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इस टाइम पीरियड पे उन्होंने रूल करा था, एंड द अर्ली पार्ट ऑफ 11th सेंचुरी में। द टू एम्पायर वर दोज रोम एंड ईरान, मतलब दो एम्पायर वो थे रोम और ईरान के। द रोमन्स एंड ईरानियंस वर राइवल्स एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ द हिस्ट्री, मतलब जो रोमन्स थे और ईरानियंस थे, जो ये क्या थे बेसिकली, ये मतलब लड़ते रहते थे, ये राइवल्स थे। और ये क्यों लड़ते थे? फॉट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ द हिस्ट्री, वो अपनी हिस्ट्री के लिए लड़ते थे। देयर एम्पायर ले नेक्स्ट टू ईच अदर, और जो इनका एम्पायर था मतलब वो एक मतलब आसपास में ही बना हुआ था, सेपरेटेड बाय अ नैरो स्ट्रिप, और वो मतलब सेपरेट हो रखा था बस एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप ऑफ लैंड से, एक छोटी सी ज़मीन से। दैट रैन अलॉन्ग द रिवर यूफ्रेट्स, जो कि मतलब लैंड थी वो कहाँ थी, वो मतलब यूफ्रेट्स के साथ जा रही थी। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट रोमन एम्पायर, बट वी शैल ऑल्सो रेफर इन पासिंग टू रोम राइवल ईरान, मतलब इसमें हम बेसिकली रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और जो राइवल कम्युनिटी ईरान उसके बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू लुक एट द मैप, अगर मैप को हम देखें तो वी विल फाइंड दैट द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका सेपरेटेड बाय सी दैट स्ट्रेचेज ऑल वे फ्रॉम स्पेन इन वेस्ट टू साइरिया इन ईस्ट। अगर हम मतलब ये मैप देखें तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंट है यूरोप का और अफ्रीका का, ये मतलब एक दूसरे से सेपरेटेड हो रखा है थ्रू सी, मतलब सी से ये सेपरेट हो रखा है। दैट स्ट्रेच ऑल द वे फ्रॉम स्पेन इन वेस्ट, जो मतलब जो वेस्ट में स्पेन से, और साइरिया जो ईस्ट है उससे सेपरेटेड हो रखा है, ये जो ये सी है इससे अफ्रीका और यूरोप सेपरेट हो रखा है। दिस सी इज कॉल्ड मेडिटेरियन सी, और इस सी का नाम है मेडिटेरियन सी, ये जो सी है इसका नाम है मेडिटेरियन सी। And all the regions around that sea in both direction, north as well as south. To the north, the boundaries of the empire were formed by two great rivers, river Nile and river Rhine, and this river Danube. To the south by a huge expanse of desert called Sahara, और मतलब इसमें क्या आता है, सहारा डेजर्ट बेसिकली जोग्राफी है किसकी, रोम की। दिस वॉज स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वॉज रोमन एम्पायर, ये मतलब जो भी अभी बताया है ये सेपरेटेड हो रखा है अफ्रीका और यूरोप थ्रू अ सी, ये सारा। और ये किससे सेपरेटेड हो रखा है, सी से, जिसका नाम मेडिटेरियन सी है, जो हार्ट ऑफ द यूरोप है, रोमन एम्पायर है। रोम डोमिनेट द मेडिटेरियन, मतलब जो रोम है मतलब उसने ज़्यादातर मतलब डोमिनेट कर रखा है, ज़्यादातर रीजन मेडिटेरियन का है, और जो ऑल द रीजन और अराउंड द सी इन बोथ डायरेक्शन, और जो रीजन है अराउंड द सी वो उधर भी डोमिनेट कर रखा है, नॉर्थ एज वेल एज साउथ पे भी। ठीक है, तो ये सब क्या है, और साउथ में एक डेजर्ट है रोम एम्पायर के जिसको कहते हैं सहारा। दिस वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वॉज रोमन एम्पायर, ये जो स्ट्रेच है, जो एरिया बता रखा है, ये क्या है, ये रोमन एम्पायर है। ईरान, अब ये ईरान की जोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। ईरान कंट्रोल्ड द होल एरिया साउथ ऑफ कैस्पियन सी, जो ईरान है उसने कंट्रोल कर रखा है एरिया कैस्पियन सी का, डाउन द ईस्टर्न अरेबिया एंड समटाइम लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एज वेल एज। ठीक है, तो जो ईरान है उसने कौन सा कंट्रोल कर रखा है एरिया, उसने साउथ का एरिया कंट्रोल कर रखा है जो कैस्पियन सी के पास है, और ईस्टर्न अरेबिया और ज़्यादातर पार्ट अफगानिस्तान का कंट्रोल कर रखा था। दीज टू सुपर पावर्स हैव बीन डिवाइडेड अप मोस्ट ऑफ द यूरोप दैट द चाइनीज कॉल्ड दिस। तो मतलब ये जो दो सुपर पावर है जो कि क्या है, ईरान और रोमन एम्पायर है, इन्होंने मतलब पूरे मतलब इन्होंने बहुत सारे एरिया पे कब्जा कर रखा था। तो मतलब ऐसा लग रहा था जो पूरा ये यूरोप है ये डिवाइडेड हो रखा है इन टू ग्रुप्स के बीच में। द अर्ली एम्पायर, तो जो रोमन एम्पायर है जो रोमन एम्पायर है उसको हम डिवाइड करते हैं, जो
अर्ली पार्ट है 3rd सेंचुरी का, उसको हम कहते हैं अर्ली एम्पायर, और जो लेटर एम्पायर है 3rd सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं लेटर रोमन एम्पायर. द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू सुपर पावर्स एंड द रिस्पेक्टिव एम्पायर्स वॉज दैट द रोमन एम्पायर वॉज कल्चरली मोर डाइवर्स देन द ईरान. मतलब जो मेन डिफरेंस है इन दो एम्पायर के बीच में, ईरान और रोमन एम्पायर के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो रोम है वो ज़्यादा डाइवर्स है ईरान से. जो पार्थियंस एंड लेटर सहानियंस, जो ये दो डायनेस्टी है, इन्होंने रूल करा था ईरान को इन दिस पीरियड, इस टाइम पीरियड पे जब ज़्यादातर डाइवर्सिटी कब थी, ईरान रोम में थी, ईरान में नहीं थी. The Roman Empire, by contrast, was mosaic of territories and culture that were chiefly bounded together by a common system of government. जैसे कि रोमन एम्पायर में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, लेकिन फिर भी जो ये जो इनकी कल्चर है, जो टेरिटरी है, ये मतलब एक कॉमन सिस्टम से रन हो रही है, जो कि क्या है, गवर्नमेंट है, मतलब इसकी कॉमन गवर्नमेंट है. Many language was spoken in empire, but for the purpose of administration, Latin and Greek was mostly widely used. मतलब बहुत सारी लैंग्वेज मतलब बोली जाती थी क्योंकि ये बहुत डाइवर्स था रोमन. पर जो दो लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, वो है लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज. द अपर क्लास ऑफ ईस्ट स्पोक एंड रोट इन ग्रीक. जो अपर क्लास है, मतलब जो अपर क्लास है रोमन एम्पायर की, जो ईस्ट में है वो स्पोक करती है और मतलब वो बोलती है और लिखती है ग्रीक में, और जो वेस्ट है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, जो अपर क्लास है वेस्टर्न साइड की, वो लैटिन यूज़ करती थी लैंग्वेज फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग पर्पस. Though these broad language areas ran somewhere across the middle of Mediterranean between the African province of which was Latin speaking and Syrians Greek speaking. All those who lived in the empire were subject of single ruler. The empire regardless of what they lived in the language they spoke. तो मतलब जो ये रोमन एम्पायर है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, पर फिर भी ये क्या है, ये एक सिंगल रूलर, इनका एक सिंगल एम्परर है जो कि क्या करता है, ये गवर्न करता है ये पूरी मतलब एरिया रोमन एम्पायर का. द रेजीम एस्टेब्लिश बाय ऑगस्टस. जो रेजीम है मतलब जो रूल कर रहा था, अगस्टस क्या था, रोमन एम्पायर का एक किंग है, फर्स्ट एम्परर है वो रोमन एम्पायर का, और जो उसका रेजीम है, उसका टाइम पीरियड है रूलिंग का, उसको हम प्रिंसिपेट कहते हैं. ऑल्सो अगस्ट वॉज अ सोल रूलर एंड द ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी. मतलब रोमन एम्पायर को बस एक ही रूलर रूल कर रहा था, अगस्टस, उस टाइम पे, और मतलब वही मतलब लीडिंग सिटीजन मतलब क्या था, वो ही रूल कर रहा था एज ए एम्परर पूरे. पर फिर भी क्या बोला जाता था, एक फ्रिक्शन थी कि मतलब एक बात बोली जाती थी उस टाइम पीरियड पे कि अगस्टस हमारा एम्परर नहीं है, वो बस एक लीडिंग सिटीज़न है, मतलब बस वो लीडर है, एक हमें बस लीड करता है, नॉट द एब्सोल्यूट रूलर. मतलब उसके पास वो एब्सोल्यूट रूलर नहीं है, ठीक है. दिस वॉज डन आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सेनेट. और ऐसा क्यों बोला जाता था, ऐसा इसलिए बोला जाता था ताकि वो रिस्पेक्ट दे रहे थे सेनेट को. द बॉडी विच हैड कंट्रोल रोम अर्लियर. सेनेट क्या थी, जो बॉडी थी, मतलब ये सेनेट एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि पहले रन कर रहा था पूरे रोम को, इनसे पहले, मतलब जब ये एम्परर प्रिंसिपेट वाला आया था उससे पहले रूल कर रहा था. द डेज व्हेन इट वाज रिपब्लिक. कब का टाइम है, जब ये रोम रिपब्लिक हुआ करता था, तब ये सेनेट क्या करता था, रूल करता था. द सेनेट हैज एग्जिस्टेड इन रोम फॉर सेंचुरीज एंड हैड बीन रिमेन्ड अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एरिस्टोक्रेसी. और जो ये सेनेट है, ये मतलब ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है या एक बॉडी है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं. दैट इज़ द वेल्थिएस्ट फैमिलीज ऑफ रोम एंड लेटर इटालियन डिसेंट. और बाद में क्या ये कैसे रिप्रेजेंट करती थी, इटालियन के मतलब जो डिसेंट्स हैं उनके थ्रू, मतलब वो है ऐसे रिप्रेजेंट करती थी उनके थ्रू. मेनली लैंडलॉर्ड्स, ज़्यादातर क्या लैंडलॉर्ड्स. मोस्ट ऑफ द रोमन हिस्ट्री दैट सर्वाइव इन ग्रीक एंड लैटिन वर रिटन बाय द पीपल ऑफ सेनेटियल बैकग्राउंड. मतलब जो हिस्ट्री है रोमन एम्पायर की, वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई है, और वो किसने लिखी है, वो सेनेटियल बैकग्राउंड में, मतलब
जो पीपल सेनेट जो सेनेटियल थे, जो सेनेट थे जो तब रूल करते थे जब रोम एक रिपब्लिक था, उन्होंने बेसिकली हिस्ट्री लिखी हुई है रोमन एम्पायर की। फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट द एम्पर वाज जज बाय हाउ दे बिहेव टूवर्ड्स द सेनेट। और इससे हमें क्लियर होता है कि जो उनकी हिस्ट्री है, जो एम्पर है, उनके बारे में कैसा लिखा होगा। अगर कोई एम्पर है, उसने सेनेट के साथ अच्छा काम करा, मतलब उनकी हेल्प करता है या फिर जो वो कहता है वो चीज़ मानता है वो एम्परर, तो वो सेनेट बेसिकली उसके बारे में अच्छा ही लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो उसकी बात नहीं मानता, ठीक है, और वायलेंस होता है, ब्रूटली वायलेंस करता है, तो फिर ऐसा क्या होगा, सेनेट अच्छा लिखेंगे ही नहीं। तो जो बहुत सारे सेनेट है वो क्या करते थे, वो सोचते थे कि वो जो रिपब्लिक वाले दिन थे जब वो रूल करते थे, वो दिन उनको अच्छे लगते हैं, वो उन दिनों में वापस जाना चाहते थे सेनेट। लेकिन फिर वो पर कुछ सेनेट मानते थे कि अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो उन दिनों में वापस जा सके। नेक्स्ट टू द एम्परर एंड द सेनेट, मतलब हमने दो ग्रुप अभी डिस्कस करे, एम्परर और सेनेट वाले। एक और की इंस्टीट्यूशन है इस टाइम पीरियड पे, जो कि है आर्मी। अनलाइक द आर्मी ऑफ इट्स राइवल इन द पर्शियन एम्पायर, पर्शियन यहाँ पे ईरान वाले रीजन को बता रखा है, ईरानियन वाले एरिया को कह रखा है यहाँ पे। तो अनलाइक द आर्मी ऑफ राइवल इन पर्शियन एम्पायर विच वॉज कंस्क्रिप्टेड होता है कि जो आर्मी है इज़ वन विच इज़ फोर्सबली रिक्रूटेड, मतलब जो आर्मी के लोग हैं उनको ना ज़बरदस्ती आर्मी में भेजा हुआ है, ठीक है। द रोमन्स हैड अ पेड प्रोफेशनल आर्मी वेयर द सोल्जर हैड टू पुट मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो मतलब जो राइवल कम्युनिटी है रोमन की, वो पर्शिया है, ठीक है। तो जो पर्शिया की आर्मी है वो क्या है, वो कंस्क्रिप्टेड है, मतलब ज़बरदस्ती उनको आर्मी में भेजा हुआ है। लेकिन जो रोमन के वो है आर्मी, वो क्या है प्रोफेशनल आर्मी है, और वो क्या करते हैं, पेड, मतलब वो पैसे देते हैं आर्मी को टू पुट, और ना वो जो आर्मी है वो 25 ईयर ऑफ सर्विस देती है पूरे मतलब रोमन एम्पायर को। अगर कोई पर्सन रिक्रूटेड है उसमें रोमन के एम्पायर में, तो मतलब उसको पैसे मिलेंगे और उसको 25 ईयर्स की मतलब सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इंडीड द एग्जिस्टेंस ऑफ पेड आर्मी वॉज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ रोमन एम्पायर। लेकिन जैसे जो उस टाइम पे और भी किंगडम्स थे, उसमें से रोमन एम्पायर जो था वो इसमें इस बात में अलग था कि वो ना आर्मी को पैसे देता था। लेकिन पहले उस टाइम पे कोई पैसे नहीं देता था आर्मी को, ये रोमन एम्पायर देता था। तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, अलग सा फीचर है इनकी आर्मी में। द आर्मी वॉज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज बॉडी इन द एम्पायर। जो ये आर्मी है ये बहुत बड़ी सी एक सिंगल ऑर्गेनाइज एक बॉडी है जिसमें इस टाइम पीरियड पे, and it is certainly had the power to determine the fate of emperors, the soldier who had constantly agitated to the better wages and survive for the condition। मतलब उस टाइम पे पेड आर्मी थी रोमन एम्पायर में, लेकिन फिर भी क्या होता था उस टाइम पे, क्या होता था, जो सोल्जर थे वो भी क्या करते थे, वो एजिटेट करते थे, विद्रोह करते थे कि उनको क्या बेटर वेजेस मिल सके, अच्छे पैसे मिल सके और उनकी सर्विस कंडीशन अच्छी हो सके। जो ये एजिटेशन है, कभी कभार ये फॉर्म ले लेती थी म्यूटनीज का। इफ़ द सोल्जर फेल्ट, कि जो उनके जर्नल्स हैं या फिर जो उनके एम्परर हैं, if the soldier felt let down by the journals or even the emperors। Again our picture of Roman army depends largely on the way they were portrayed by the historians in the senatorial sympathy। तो ऐसे हमें पता है जैसे सेनेट ने लिखा था पूरी हिस्ट्री को, तो इसका मतलब आर्मी के बारे में वैसे लिखेंगे। अगर आर्मी ने कुछ अच्छा करा होगा तो अच्छा लिखेंगे, तो ये बस वो बता रखा है। द सेनेट हेटेड एंड फियर्ड द आर्मी, मतलब जो सेनेट है उनको अच्छी नहीं लगती थी आर्मी, और वो डरते भी थे आर्मी से। वो इसलिए डरते थे क्योंकि उनको नहीं पता था ये कब वायलेंस करना शुरू कर दे, ठीक है। तो of the 3rd century when government was forced to tax more heavily to pay for mounting military expenditure। जैसे कि कोई टेंस कंडीशन आ गई, मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें गवर्नमेंट ने कह दिया कि टैक्स राइज होएगा और अब तुम्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे मिलिट्री के एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। तो सेनेट को डर लगता था कि कहीं ये वायलेंस ना कर दे, तो उनको लगता था कि वायलेंस कर देंगे, तो इसलिए वो डरते थे आर्मी से और इसलिए वो पसंद नहीं करते थे आर्मी को इतना। टू सम अप द एम्परर्स, द एरिस्टोक्रेसी एंड द आर्मी वर द 3 मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। तो अगर हम
सम अप करें इस पूरे टॉपिक को, तो हम क्या कहेंगे, जो एम्परर्स थे, मतलब जो किंग थे, एरिस्टोक्रेसी थी, जो एरिस्टोक्रेसी यहाँ पे बता रखा है सेनेट को, और जो आर्मी है जो अभी हमने पढ़ा है, ये 3 मेन प्लेयर्स हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर के। द सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल एम्परर्स डिपेंड ऑन द कंट्रोल ऑफ द आर्मी। तो जो मतलब अगर कोई किंग है, जैसे कि अगर उसकी आर्मी स्ट्रांग है तो वो किंग भी स्ट्रांग होएगा, बिकॉज उसकी आर्मी स्ट्रांग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर करेंगे। तो बस यही बता रखा है। एंड व्हेन द आर्मीज वर डिवाइडेड द रिजल्ट यूजुअली वाज सिविल वॉर। और जब ये आर्मी डिवाइड हो जाए तो इसका रिजल्ट होता है सिविल वॉर। एक्सेप्ट फॉर वन नोटोरियस ईयर 69 CE कॉमन एरा when 4 emperors mounted the throne in a quick succession। एक मतलब अभी हमने रोमन एम्पायर के बारे में सब पढ़ा कि ऑगस्टस का जो रिजीम था, टाइम पीरियड था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब इतनी लड़ाई नहीं हुई थी। लेकिन एक नोटोरियस ईयर था 69 CE कॉमन एरा, जब 4 राजा जल्दी जल्दी से मतलब उन्होंने थ्रोन बदली, मतलब एक के बाद दूसरा राजा है, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा 4 बार हुआ। 4 एम्परर्स ने जल्दी जल्दी से थ्रोन बदली, और द फर्स्ट 2 सेंचुरी वर ऑन द होल फ्री फ्रॉम सिविल वॉर। लेकिन जो ऑगस्टस के टाइम की फर्स्ट 2 ऑगस्टम के टाइम का पीरियड है, या जो फर्स्ट 2 सेंचुरीज है, वो क्या ऑन द होल तब क्या था, सिविल वॉर नहीं हुई थी और स्टेबल था वो टाइम पीरियड, ऑगस्टस के टाइम का पीरियड। सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज बेस्ड एज फार एज पॉसिबल ऑन फैमिली डिसेंट। और इस सक्सेशन क्यों हुई थी, ये फैमिली डिसेंट के चलते हुई थी, बिकॉज वहाँ पे नेचुरल और एडॉप्टिव सन की बात हो रही थी। मतलब अगर जो ऑगस्टस था उसके बाद का राजा, उसका मतलब नेचुरल नहीं था, नेचुरल बेटा नहीं था, जबकि एडॉप्टिव था। एंड इवन द आर्मी वॉज स्ट्रांगली वेंडेड टू दिस प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल ये तिब्रस द सेकेंड इन द लॉन्ग लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, मतलब ये सेकेंड एम्परर था, एंड नॉट द नेचुरल सन ऑफ ऑगस्टस। ये नेचुरल सन नहीं था ऑगस्टस का, जबकि ये क्या था, एडॉप्टिव था। the ruler who founded the principate, but Augustus adopted him to ensure the smooth transition। ठीक है, तो अगस्टस ने अडॉप्ट करा था सो दैट द स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ रोमन एम्पायर। एक्सटर्नल वॉरफेयर वॉज ऑल्सो मच लेस इन द फर्स्ट 2 सेंचुरी। अगर हम वॉर की बात करें तो मतलब इतनी वॉर भी नहीं हुई थी फर्स्ट 2 सेंचुरी में। द एम्पायर इनहेरिटेड बाय टिब्रस फ्रॉम अगस्टस वर ऑलरेडी सो वास्ट दैट द फर्दर एक्सपेंशन वॉज फेल्ड टू अननेसेसरी। मतलब हमें पता है कि रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा एरिया, बहुत ज़्यादा टेरिटरी थी रोमन एम्पायर के पास, बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया था। तो जो टिब्रस था उसने सोचा कि और ज़्यादा एक्सपेंशन करके क्या करना, जबकि हमारे पास और बहुत ज़्यादा टेरिटरी ऑलरेडी है। तो उसने कोई एक्सपेंशन नहीं करी टिब्रस ने। In fact, the Augustan age is remembered for peace and upshed in after decades in the internal strife and century of military conquest. The only major campaign of expansion in early empire was Tarquin fruitless occupation of territory across the Euphrates and the Ear, abundant by his successors। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगस्टस का टाइम पीरियड था, अगस्टस की एज थी जब उसने रूल करा था, वो गोल्डन एरा, वो किस लिए मानी जाती थी, वो पीस और हार्मनी के लिए मानी जाती थी वो वाली टाइम पीरियड। बिकॉज तब क्या था, इंटरनल स्ट्राइव नहीं थी, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं थी, मतलब पीस था, मतलब इतने ज़्यादा वो वॉरफेयर नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद इन द अर्ली एम्पायर ऑफ टार्जन फ्रूटलेस, मतलब उसके बाद जब ये टिब्रस था, जब ये अगस्टस का बेटा था, इसके बाद जो आया वो क्या था, टार्जन। टार्जन ने सोचा कि नहीं, हमें एक्सपेंशन और करनी चाहिए, और उसने एक्सपेंशन करी थी यूफ्रेट, मतलब यूफ्रेट के पास वाले एरिया पे उसने एक्सपेंशन करी थी, उसने अपनी टेरिटरी बढ़ाई थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ लिखा हुआ है ना, फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो आगे के उसके वो थे, सक्सेसर्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि हम इतने बड़ी टेरिटरी नहीं संभालेंगे, उन्होंने वो टेरिटरी छोड़ दी। तो मतलब ये फ्रूटलेस था जो भी काम करा था टार्जन ने। मच मोर करेक्टरिस्टिक वॉज द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल, मतलब जो रोम था उसने वो डायरेक्ट रूल करता था।
दिस वॉज अकम्पनिश्ड बाय होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम। जो और ये कैसे कंपनी हुआ, उसने क्या करा था, जो रोमन एम्पायर था वो एब्जॉर्ब करा था, मतलब वो क्या कर रहा था, वो और एम्पायर को अपने अंदर मिलाता जा रहा था। जो डिपेंडेंट किंगडम थे रोम के अंदर ही जो डिपेंडेंट किंगडम थे प्रोविंशियल टेरिटरी के, जैसे कि जो नियर ईस्ट वाला एरिया होगा जो इन किंगडम से भरा हुआ था। बट बाय द अर्ली सेकेंड सेंचुरी दोज विच ले वेस्ट ऑफ यूफ्रेट्स, जो सेकेंड सेंचुरी में जो वेस्टर्न साइड थे यूरोप के had disappeared, वो मतलब डिसअपेयर्ड होते जाते, swallowed by Rome, बिकॉज क्या हो रहा था, रोम उनको अपने अंदर मिलाता जा रहा था। इंसिडेंटली सम ऑफ दिस किंगडम वर एक्सट्रीमली वेल्दी, मतलब इनमें से कुछ किंगडम्स तो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है हिरोइड किंगडम है जो मतलब यील्ड द इक्विवेलेंट ऑफ 5.4 मिलियन दिनानी पर ईयर इक्वल टू ओवर 1,25,000 kg of gold. The denanis was a Roman silver coin containing about 4.5 grams of pure silver. मतलब ये किंगडम बहुत ज़्यादा अमीर था। क्यों था अमीर? क्योंकि ये बता रखा है कि 5.4 मिलियन ऑफ दिनानी ये मतलब प्रोड्यूस करता था एक साल में, जो कि किसके इक्वल होता था, जो कि 1,25,000 kg ऑफ गोल्ड के इक्वल होता था। और जो दिनानीस थे वॉज अ रोमन सिल्वर कॉइन। ये दिनानी क्या था, ये रोमन का सिल्वर कॉइन था जो 4.5 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर कंटेन करता था। इनफैक्ट एक्सेप्ट ऑफ इटली, एक्सेप्ट ऑफ इटली जो अब एक कंट्री है, एक्सेप्ट ऑफ इट विच वॉज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोविंस इन दिस सेंचुरी, मतलब वो इसमें प्रोविंस में, इस वाली प्रोविंस में काउंट नहीं हो रहा था, जो प्रोविंस है इसमें काउंट नहीं करा उसको, ठीक है। ऑल द टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर वर ऑर्गेनाइज इनटू प्रोविंसेस एंड सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। जो टेरिटरीज है ऑफ दिस एम्पायर वो क्या थी, वो एक ऑर्गेनाइज थी। रोमन एम्पायर की टेरिटरीज क्या थी, ये सारी ऑर्गेनाइज थी इनटू प्रोविंसेस, और इनसे क्या करता था, टैक्सेशन लिया जाता था, मतलब टैक्स लिए जाते थे एट इट्स पीक इन सेकेंड सेंचुरी। द रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ, मतलब जो रोमन एम्पायर है इसने मतलब अपना एरिया एक्सटेंड करा स्कॉटलैंड, from Scotland to the borders of Armenia तक, and from Sahara to Euphrates and sometime beyond. Given that there was no government in the modern sense, मतलब उस टाइम पे कोई जैसे कि आज हम गवर्नमेंट बोलते हैं आज के टाइम में, उस टाइम पे तो कोई गवर्नमेंट थी नहीं टू हेल्प द थिंग्स रन, तो इतने वास्ट स्ट्रेच को कैसे रन किया जाए। You may well ask how was it possible for the emperor to cope with the control and administration of such a vast and diverse set of territories. तो इन्होंने कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करा, इतनी वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड को कैसे इन्होंने गवर्न करा विद अ पॉपुलेशन ऑफ सम, मतलब 60 मिलियन की पॉपुलेशन को इन्होंने कैसे गवर्न करा इन द मिड सेकेंड सेंचुरी। तो इन्होंने गवर्न करा बाय अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर, इसके थ्रू कैसे, द ग्रेट अर्बन सेंटर दैट लाइन द शोर्स ऑफ मेडिटेरियन, जो ग्रेट अर्बन सेंटर थे, मतलब जो अर्बन सेंटर इन्होंने बना रखे थे मेडिटेरियन के किनारे, जैसे कि कार्टिलेज, अलेक्जेंड्रिया, तो ऐसे जो बिगेस्ट थे उनमें से वर द ट्रू बेडरॉक ऑफ द imperial system. It was through the cities, ये cities के थ्रू था that the government was able to tax the provincial countryside which generate much more wealth of the empire. ये cities के थ्रू था जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है, एबल टू टैक्स द प्रोविंशियल, मतलब प्रोविंशियल कंट्री साइड से जो कि बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे वेल्थ में एम्पायर की। वट दिस मीन इज़ दैट द लोकल अपर क्लास एक्टिवली कोलैबोरेट विद द रोमन स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर ओन टेरिटरीज एंड रेजिंग द टैक्सेस देम। और ये कौन कर रहा था, जो ये लोकल अपर क्लास पीपल थे, ये हेल्प कर रहे थे रोमन एम्पायर के इसमें। ये क्या कर रहे थे, ये उनके साथ रोमन जो स्टेट है उसके साथ कोलैबोरेट करा इन्होंने, उसके साथ मिल गया अपर क्लास लोग रोमन स्टेट के साथ, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिंग ईजी हो जाए। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी टेरिटरी के क्या करे, टैक्स राइज करे फ्रॉम देम, ठीक है, जो टेरिटरी है उससे टैक्स मतलब बढ़ाए। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री इज द ड्रामेटिक शिफ्ट इन पावर बिटवीन इटली एंड द प्रोविंस। और इसमें जो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री में वो ये है कि यहाँ पे पावर की शिफ्टिंग हो रही है बिटवीन इटली एंड इट्स प्रोविंस।
थ्रू सेकेंड एंड द थर्ड सेंचुरी इट इज़ द प्रोविंशियल अपर क्लास, जो प्रोविंशियल ये अभी पढ़ा है ना, जो प्रोविंशियल अपर क्लास है हु सप्लाइड मोस्ट ऑफ द कार्डियल दैट द गवर्न द प्रोविंस एंड कमांड द आर्मीज। मतलब जो अपर क्लास है यही सप्लाई कर रहे थे कार्डरे एंड जो यही गवर्न कर रहे थे प्रोविंसेस और कमांड कर रहे थे आर्मीज़ को। दे कम टू फॉर्म अ न्यू एलाइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स हु बिकम मच मोर पावरफुल देन द सेनेटियल क्लास बिकॉज। और मतलब ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो रूलर्स थे उनको लगा कि ये कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब हमारे रोम के लिए, रोमन एम्पायर के लिए, और ये धीरे धीरे पावरफुल होने लग गए सेनेटियल क्लास से बिकॉज दे वर बैंकिंग ऑफ द एम्परर्स। बिकॉज उन्होंने सोचा था एम्परर्स ने अच्छा काम कर रहे हैं, तो मतलब उनको सपोर्ट भी मिल रही थी एम्परर से। एज दिस वॉज अ न्यू ग्रुप एमर्ज द एम्परर गैलियस। जो गैलियस एक एम्परर है, कंसोलिडेट देयर राइज टू पावर बाय एक्सक्लूडिंग सेनेट। जो गैलिनियस है, ये एम्परर है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सेनेट को एक्सक्लूड कर दिया। उनको कह दिया कि अब तुम मिलिट्री कमांड नहीं दोगे, और उन्होंने ये भी बताया कि तुम आर्मी में भी काम नहीं कर सकते। और ऐसा उसने क्यों करा, बिकॉज एक तो फर्स्ट रीज़न तो ये कह सकते हैं हम कि ये जो लोकल अपर क्लास है बहुत अच्छे से काम कर रही थी, तो इनकी पावर राइज होगी सेनेट से। और दूसरा रीज़न ये कह सकते हैं, जो ये था गैलेनियस, जो ये एम्परर था, इसने सोचा कि हम ना सेनेट को हटा देते हैं ताकि जो कंट्रोल है पूरे एम्पायर का इनके हाथों में दोबारा ना चला जाए, इसीलिए। To sum up, in the late 1st, 2nd and early 3rd century, the army and administration were increasingly drawn from the province as citizenship spread to these regions and was no longer confined to Italy. But individual of Italian origin continued to dominate the Senate at least till the 3rd century. पर जो इंडिविजुअल थे इटालियन ओरिजिन से, वो मतलब वो कंटिन्यू कर रहे थे, वो डोमिनेट कर रहे थे सेनेट को। कब तक, 3rd सेंचुरी तक। व्हेन सेनेट ऑफ द प्रोविंशियल ओरिजिन बिकम अ मेजॉरिटी, मतलब जो सेनेट थे प्रोविंशियल ओरिजिन के जो एरिया है उधर ये क्या मेजॉरिटी में नहीं आए तब तक। दीज ट्रेंड रिफ्लेक्टेड द जर्नल डिक्लाइन ऑफ इटली विद इन द एम्पायर। तो इससे मतलब क्या पता चल रहा है, जो इटली है उसकी पावर कम होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। और इससे क्या होता है, जो इटली है वो डिक्लाइन हो रहा है एज अ एम्पायर, वो डिक्लाइन होता जा रहा है, बोथ पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिक्लाइन हो रहा है इटली। एंड द राइज ऑफ न्यू एलाइट्स एंड वेल्दियर एंड मोर अर्बनाइज पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सच एज साउथ ऑफ स्पेन, अफ्रीका एंड ईस्ट। और जो पावर की राइज हो रही है, जो एरिया है न्यू एलाइट्स का, वेल्दियर जो मतलब अमीर वाला एरिया है, जो अब अर्बनाइज हो रहा है, ठीक है। जो कौन सा अर्बनाइज पार्ट है, मेडिटेरियन का हो गया, साउथ ऑफ स्पेन का हो गया उस टाइम पे। A city in Roman sense was an urban center with its own magistrates, city council and territory containing villages which were under its jurisdiction. जो एक सिटी है, सिटी इन रोमन सेंस, अगर हम बात करें रोमन सेंस में एक सिटी was an urban center, तो अर्बन सेंटर एक सिटी अगर हम रोमन एम्पायर की तरफ से देखें, इन इट्स ओन मैजिस्ट्रेट, और उस सिटी का खुद का एक मैजिस्ट्रेट है, सिटी काउंसिल है, टेरिटरी है, जिसमें जो टेरिटरी है उसने कंटेन कर रखे विलेजेस विच वर अंडर, और जो विलेजेस है उस टेरिटरी के वो मतलब उस सिटी के अंडर है, जो विलेजेस है वो उसके जुरिडिक्शन में है, सिटी के जुरिडिक्शन में है विलेजेस। Thus one city could not be in territory of another city, मतलब जो एक सिटी है वो दूसरी सिटी की टेरिटरी में नहीं आ सकती।